Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Academy by Zakirullah. Dear students, आज हमें लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है और लेक्चर नंबर 5 में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस करना है। ये एक दो छोटे से डिफिनीशन हैं और कूलम्स फोर्स जो है उस पे मीडियम का क्या इफेक्ट है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि याद रखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं वो हम कहते हैं कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि दो चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हमेशा याद रखें वो दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे और दोनों चार्जेस एक्सर्ट कर रहे होंगे। ये नहीं कि एक चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा चार्ज जो है वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा। नहीं, ये मैंने आपको कहा है कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, तो उस म्यूचुअल फोर्स को जो है मैं कहता हूँ कि डिस्कस करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसका जो फिगर है, ये फिगर मैंने यहाँ पे जो बनाए हैं, हम इसको ज़रा कंसिडर करते हैं कि फिगर में क्या कौन सी क्वांटिटी किस तरह से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, नंबर फर्स्ट मेरे पास देखें ये चार्ज Q1 है। मैं कहता हूँ कि ये चार्ज Q1 इस चार्ज Q2 पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा एट द सेम टाइम बीइंग अ म्यूचुअल फोर्स। एट द सेम टाइम चार्ज Q2 जो है वो Q1 पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। सिमिलरली दूसरा जो केस है, इसमें भी चार्ज Q1 जो है इस पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है एग्जैक्ट उतना ही फोर्स चार्ज Q2 इस पे भी अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, मैंने ऐसा किया है कि ये उस पे जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और वो इस पे जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उन दोनों को मैंने नाम दिए। किस तरह से मैंने लिखा है F12, फर्स्ट मैंने लिखा है F12 मैं कहता हूँ कि फोर्स है ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी चार्ज Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको मैंने F1 लिखा है। ठीक है, F21 मेरे पास दूसरा फोर्स है जो कि मैंने लिखा है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी यहाँ पे इस Q2 पे इसकी वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसको मैंने F21 का नाम दिया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर वेक्टर क्वांटिटी जितने भी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्शन हम कैसे असाइन करते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए हम उसके अलावा एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास चूंकि दो फोर्सेस हैं F12 और F21, तो उन दोनों फोर्सेस का मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज है मेरे पास। उन दो वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन असाइन करने के लिए मेरे पास दो यूनिट वेक्टर्स का होना जरूरी है। मैंने यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर्स भी दिए हैं R12 और R21। दो केसेस इसलिए लिख रहा हूँ कि पहले केस में मैंने अपोजिट सेम तरह के चार्जेस दिए हैं और दूसरे केस में मैंने अपोजिट साइन के चार्जेस दिए हैं, ताकि दोनों से आपको पता चल जाए कि दोनों केसेस में हमारे पास फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। फोर्स जो है हमेशा अपोजिट ही होती है एक दूसरे को। ठीक है, तो R12 जो है मेरे पास कहता हूँ मैं कि यूनिट वेक्टर है अलोंग F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 जो है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर R12 है। ठीक है, R21 जो है मेरे पास यूनिट वेक्टर है अलोंग F21। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो फोर्स है या यहाँ पे इसको कंसीडर करें, इस फोर्स पे के अलोंग ये यूनिट वेक्टर R21 है जो कि इस चार्ज Q21 की वजह से इस पे लग रहा है। ठीक है, इन इंफॉर्मेशंस के जरिए से अगर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखें वेक्टर की जो क्वांटिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कहते हैं कि हमेशा उसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो जो कूलम्स लॉ है F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R², जितना हमने कल तक पढ़ा था वो हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए उस मैग्नीट्यूड को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उस मैग्नीट्यूड के अलावा मैंने एक यूनिट वेक्टर लिखा है। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर मैंने क्यों लिखा है, इस वजह से मैंने लिखा है कि आप फिगर से देखें, ये जो फिगर है ये अपने लिए बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो उसके डायरेक्शन के अलावा एक यूनिट वेक्टर R12 मैंने दिया है जो उसकी डायरेक्शन को असाइन कर रहा हो। दूसरा केस जो है F21 जो कि यहाँ पे मेंशन है, F21 में मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट उतना ही होगा आपके पास 1/4 sin Q1 Q2 डिवाइड बाय R², लेकिन उसके अलावा एक दूसरा यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर को मैंने R21 का नाम दिया है। ठीक है,
सो मैंने यहाँ पे R21 लिखा है। ये दो जो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूलाज आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट करते हैं कि कूलम्स लॉ जो है उसको अपने वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों वेक्टोरियल फॉर्म, चूंकि वेक्टर के ऊपर हम एक एरो का साइन डाल लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ F के ऊपर, दोनों F के ऊपर एरो का साइन डाला है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इन फिगर्स में दोनों केसेस में अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को देखें हमेशा एक दूसरे को अपोजिट है। नंबर फर्स्ट जो केस है, जब हमारे पास दोनों चार्जेस अपोजिट सेम साइन के हैं, देखिए ये चार्ज Q1 इस चार्ज Q2 को रिपेल कर रहा है उस तरफ, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उस साइड पे है। ये चार्ज Q2 जो है इस Q1 को इस तरफ रिपेल कर रहा है, यहाँ पे यूनिट चार्ज R12 जो है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो एक चार्ज की एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ, दूसरे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस कंसीडर करूं जिसमें पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन सिचुएशन कैसी बनती है, सिचुएशन ये बनती है कि ये चार्ज Q2 जो है इस पे फोर्स Q1 F1 को लग रहा है, यानी कि ये F1 को फोर्स क्या कर रहा है, Q1 असल में इस फोर्स से उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ जो है असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सेम टाइम में Q2 चार्ज जो है वो Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स F12, तो अगर अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दूसरा R12 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस R12 की डायरेक्शन इस तरफ है, इस R12 की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस केस में भी हम कहते हैं कि दोनों जो यूनिट वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में। सो इन केसेस की बुनियाद पे हम ऐसा कहते हैं कि R12 जो यूनिट वेक्टर है दैट मस्ट बी इक्वल टू R21 बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, और जब हम ये लिख देते हैं इन वैल्यूज को, जब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस करने से हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है कि जो फोर्स F12 है वो फोर्स F21 के बराबर होगा हमेशा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। और अगर आप लोगों को याद हो, आपने जो है 9th क्लास में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के बुक में भी पढ़ा था न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जिसमें हम कहते हैं कि एक्शन ये हम कोई एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो वहाँ से रिएक्शन फोर्स भी हमें रिसीव हो जाता है, और एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों जो है आपस में इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट उसी तरह का है, Q1 का जो फोर्स है वो Q2 के फोर्स के इक्वल ही है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। देयरफॉर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि which shows that Coulomb's law also satisfy Newton's third law, यानी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ भी रिजेंबल कर रहा है। ये पास टाइम प्रैक्टिकल में टीचर पूछ लेते हैं कि क्या कूलम्ब लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो हमारा आंसर होगा यस ओबे करता है। क्यों, वो हमसे पूछते हैं क्यों ओबे करता है, हम ये कहेंगे कि उनके जो यूनिट वेक्टर होते हैं दोनों फोर्सेस के, ठीक है, दोनों फोर्सेस जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उन दोनों फोर्सेस के यूनिट वेक्टर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर ये जो लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला मेरा मेन टॉपिक ये है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ये दो छोटे से पॉइंट हैं, इनको मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर फर्स्ट ये परमिटिविटी। परमिटिविटी हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है जिसकी वजह से वो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस करता है। कल आपको लेक्चर नंबर 4 में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा है द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू व्हिच इट रिड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसको रिड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम कहेंगे। ठीक है, याद रखें इसको हमेशा हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ई का जो साइन है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इसके बाद मेरे पास टर्म आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म बेसिकली हमारे पास इसलिए आता है कि जो परमिटिविटी है हम हमेशा मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास उसमें हम परमिटिविटी की जगह पर रिलेटिव परमिटिविटी रिप्लेस कर देते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास द रेशो है, द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी का रेशो है। मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन। ठीक है, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
एक फ्री स्पेस जो है उसकी परमिटिविटी के साथ उसका रेशियो क्या है, इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। सिंपल सी बात है, देखिए ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, इन दोनों के दरमियान का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर से और इसका फार्मूला ये है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन ही जो है वहां से मैंने लिया है। ठीक है, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं कि मैं मीडियम इफेक्ट ऑन कूलम्ब्स फोर्स के कूलम्ब्स फोर्स जो है वो मीडियम के चेंज होने की वजह से उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं कूलम का जो फार्मूला है जो कि हमने फ्री स्पेस के लिए पढ़ा था वो था F = 1/4πε0 Q1/2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इस फार्मूले को मैं लेता हूं और उसमें मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई दूसरा मीडियम कंसीडर करता हूं कि मैंने चार्जेस के दरमियान कोई दूसरा मीडियम रखा है, उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। ठीक है, तो क्या उसकी वजह से फोर्स चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ये चीज बाद में देखते हैं, लेकिन इस फोर्स से चेंज शो करने के लिए इस फोर्स को मैं लिखता हूं यहाँ पे कि इस फोर्स के ऊपर मैंने एक प्राइम लगा साइन, डैश का साइन लगाया है और 1/4 पाई लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे एप्सिलॉन लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे चार्जेस के दरमियान एक मीडियम कंसीडर किया है और ऐसा मीडियम मैंने कंसीडर किया उसका कोई परमिटिविटी एग्जिस्ट कर रहा है, Q1/2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, सेम इसी तरह से। ठीक है, नाउ मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन नंबर 5 में इसको मैं ले रहा हूं कि एप्सिलॉन r जो है इस हमारे पास एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाता है और इस वैल्यू को उठा के ये जो इक्वेशन नंबर 7 है इस वैल्यू को मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं। ये देखें ये जो इक्वेशन है इसको मैंने यहां पे लिखा है, लेकिन एप्सिलॉन की जगह यहां पे मैंने एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट लिखा है। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे पास इसकी वैल्यू ये आ रही है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q1/2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब मैं ऐसा करता हूं कि इसमें से एप्सिलॉन r जो है उसको बाहर रख रहा हूं, 1 एप्सिलॉन r बाहर मैंने रख दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/2 डिवाइड बाय r स्क्वायर की जो फुल फैक्टर है उस फुल फैक्टर को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। ठीक है, ये 1/4 एप्सिलॉन r जो है इसको एज इट इज ही लिख रहा हूं नीचे, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर मेरे पास बन रहा है उस फैक्टर को मैं देखता हूं कि वो क्या है। वो मुझे यहाँ से नजर आ रहा है इक्वेशन नंबर 6 से कि ये तो वो फोर्स की वैल्यू है जब हमारे पास चार्जेस के दरमियान मीडियम एक फ्री स्पेस था, तो मैं उस फोर्स को मैंने F से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए मैंने यहाँ ऐसा किया कि ये क्योंकि इसके बराबर आ रहा है और ये इस F के इक्वल है, देयरफॉर मैं इसकी जगह F रिप्लेस कर देता हूँ। सो F प्राइम जो है मेरे पास 1/εr into F इसके बराबर आ है। और यहाँ से हम देखते हैं कि देखें F की जो वैल्यू है force between two charges when there is free space between them, वो अगर एप्सिलॉन r पे यानी रिलेटिव परमिटिविटी पे जब डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो फोर्स उसकी वैल्यू आ रही होगी, देखिए यहाँ से मेंशन हो रहा है कि इस फोर्स की वैल्यू हमेशा इस फोर्स से कम होगी। यानी कहने का मतलब जब ये है कि जब भी आप मीडियम रखते हैं चार्जेस के दरमियान, उस मीडियम की वजह से जो फोर्स होगा वो हमेशा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, किससे चीज से रिड्यूस होगा? उस फोर्स से जब उन्हीं दो चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो एक फ्री स्पेस हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक था और इस टॉपिक के साथ कूलम्स लॉ जो है वो एंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और आसान से टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।